चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। फ्रॉम अ प्लेन मतलब हमें बात करनी किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। 2D में फॉर्मूला याद है? क्या होता है 2D में फॉर्मूला? फटाफट बताइए। अगर मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस 2D का, आप सोचिए, मैं तो 3D का बताने जा रहा हूँ। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो ध्यान देना केयरफुली। ये पॉइंट P था, इसको ये लिख दिया मैंने, लेटर दे दूं कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1। करेक्ट है? तो 2D में फॉर्मूला होता है, अगर किसी लाइन पे किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करूं तो फॉर्मूला होता है, मेरे साथ बोलिएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम पिक्चर यहाँ पे आती है। अगर हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस आता है, ये डिस्टेंस आता है, दैट इज नथिंग एल्स, सिंपल सा इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्मॉल डी यूज किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, कैपिटल डी की बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 2D में 2 वेरिएबल होते हैं, 3D में 3 वेरिएबल होते हैं, इससे नीचे 3 होल स्क्वायर है, बाकी सब सेम रहेगा। इसी के बिहाफ पे अगर मैं आपसे बोलता हूं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लेन्स अगर पैरेलल हैं, उनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मतलब ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इनके बीच के डिस्टेंस की बात करी जा रही है। तो इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए अगर दोनों प्लेन की इक्वेशन आपसे मैं पूछूं, तो पहले वाले प्लेन की इक्वेशन आएगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल्स टू 0। दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन आएगी ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? अब अगर अपने पास दोनों प्लेन की इक्वेशन आ चुकी हैं, तो हम यहां से अगर इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा d1 कांस्टेंट का डिफरेंस d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? तो ये मैंने बात कर ली डिस्टेंस फॉर्मूला की, और ये मैंने बात कर ली डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स की। क्योंकि मैंने आपसे डिस्टेंस की बात कर ली, तो मैं आपसे इमेज की बात कर सकता हूं, किसी पॉइंट की इमेज किसी प्लेन के अबाउट। मैं इस फोटो को नहीं हटा रहा हूं, क्यों नहीं हटा रहा हूं? क्योंकि मैं नेक्स्ट आर्टिकल जो लूंगा वो इसी फोटो पे मेरा काम चलाएगा। तो मैं बात करने जा रहा हूं इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो अगर हमें इमेज निकालनी है किसी पॉइंट की किसी प्लेन के अबाउट, अगर हमें इमेज निकालनी है किसी प्लेन की किसी पॉइंट के अबाउट, तो बेसिकली इमेज क्या है, इस पॉइंट की इसके अबाउट इमेज ये बैठी हुई है a डैश। मान लो इसको मैंने अल्फा बीटा और गामा से एक्सप्रेस कर दिया। किससे एक्सप्रेस कर दिया? अल्फा बीटा गामा। तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। इसको हम लोग फुट ऑफ एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ एल्टीट्यूड। किसी पॉइंट पे किसी प्लेन पे किसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं फुट ऑफ एल्टीट्यूड। 2D में भी ये आपको पढ़ाया गया था। कैलकुलेट करने का तरीका जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मेंस की बात कर रहे हैं, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, फोकस करिएगा, रिजल्ट याद रखिए, बहुत टाइम सेव करता है। हम क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आती है इमेज की, उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? आइए फॉर्मूला देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू b is equals to gamma minus z1 divided by c is equals to minus 2 times अब क्या करते हैं, इस प्लेन की इक्वेशन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया। याद करने का तरीका, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई
परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में नीचे रूट आता था, बस यहाँ रूट नहीं आता, बाकी सब सेम आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में यूज करते थे उसी चीज को यूज कर लेना। यू कैन गेट द डायरेक्ट रिजल्ट फॉर गेटिंग योर रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ अ इन 3D में रिफ्लेक्शन पॉइंट को निकालने का तरीका है, ए के रिस्पेक्ट में जो ए डैश आना चाहिए उसका ये फॉर्मूला। अब अगर मुझसे कोई पूछता फुट ऑफ एल्टीट्यूड बताओ, तो बस ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी चीज, इस फुट ऑफ एल्टीट्यूड मतलब m के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो आप यहां से 2 को गायब कर देना, इस अल्फा बीटा गामा को यहां से उठा के यहां रख देना। क्या कहा, समझ में आया? फिर से सुनना, अगर मुझे इस m की कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे इस m की कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां से इस 2 को गायब कर दोगे और जो ये अल्फा बीटा गामा थे उसकी जगह पे जो भी m के कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर रहे हो वो m की कोऑर्डिनेट यहां पे प्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह पे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, 2D में भी बहुत यूजफुल है और 3D में भी यूजफुल है। चलिए इमेज ऑफ ए पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हम कवर करने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन्स, मस्ट रिमेंबर दीस रिजल्ट्स। कैसे आया है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, कृपया ना फोकस करें अभी, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं हम लोग, क्रैश कोर्स चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तब हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। क्या मतलब इसका, कि पोजीशन बतानी है हमें, कोई 2 पॉइंट प्लेन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है, करेक्ट है। तो हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर अपने पास एक प्लेन दिया गया है, करेक्ट है, और 2 पॉइंट इस तरीके से है अपने पास A और B, हमें ये बताना है कि दोनों अपोजिट साइड है या सेम साइड है। तो कुछ नहीं करा जाता है, प्लेन की इक्वेशन होगी, A के कोऑर्डिनेट पता होंगे, B के कोऑर्डिनेट पता होंगे। The way in which you are working in 2D exactly same you have to work in 3D। आप यहां से एक रिजल्ट चेक करेंगे, PA into PB का, P of A into P of B। What is the meaning of this P of A into P of B? P of A into P of B का मतलब है कि जो P प्लेन की इक्वेशन है उस इक्वेशन में आप A के कोऑर्डिनेट को रख दीजिए, जो भी प्लेन की इक्वेशन है उस इक्वेशन में आप A के कोऑर्डिनेट को रख दीजिए, तो ये आपका P of A बन जाएगा। B के कोऑर्डिनेट को रख दीजिए, वो आपका P of B बन जाएगा। अब P of A into P of B की 2 ही सिचुएशन पॉसिबल है, इनफैक्ट है तो 3 सिचुएशन पॉसिबल, बट एक सिचुएशन का तो कोई लॉजिक नहीं। मान लो ये 0 हो जाए, चलो वही वाली सिचुएशन की बात पहले कर लेते हैं कि अगर ये 0 हो गया, अरे दिखा, फोकस फोकस, करेक्ट, ओके। तो अगर P of A into P of B 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात इन दोनों में कोई ना कोई पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा होगा, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, बात कर रहे हैं कि दोनों प्लेन के अपोजिट साइड पे या दोनों प्लेन के सेम साइड पे। चलिए, तो या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। वी हैव द 2 सिचुएशन, या तो P of A into P of B, P of A into P of B greater than 0 होगा, या तो P of A into P of B less than 0 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करा जाए, तो करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है कि P of A into P of B अगर less than 0 है एंड P of A into P of B अगर greater than 0 है, तो पहले वाले केस की करस्पॉन्डिंग और दूसरे वाले केस की करस्पॉन्डिंग, पहले वाले केस की करस्पॉन्डिंग और दूसरे वाले केस की करस्पॉन्डिंग हम डायरेक्टली बोलेंगे। अगर ये नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया, तो दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पे जो फोटो बनी है वो इसी की, और अगर ये पॉजिटिव आया तो दोनों पॉइंट सेम साइड पे। सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा कैसे याद रख सकते हैं, आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। नेगेटिव अपोजिट होता है बेसिकली, एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब बुरा, अपोजिट है मेरे, पॉजिटिव मतलब सेम है, बहुत अच्छी चीज है। तो पॉजिटिव अच्छी चीज सेम साइड, नेगेटिव बुरी चीज अपोजिट साइड, पॉजिटिव अच्छी चीज सेम साइड, अपनी तरफ रख लो, नेगेटिव बुरी चीज अपोजिट साइड, दोनों को अलग अलग भेज दो। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। एप्लीकेशन कहां से आया, कैसे वर्कआउट किया, तो सेक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है। 2D में अगर आपने वर्कआउट किया होगा, फुल कोर्स आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, इन सबके मैंने प्रूफ दे रखे हैं आपको फुल कोर्सेज में, कि यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, वर्कआउट आप कर लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला मान लीजिएगा 1:k का, अब 1:k का पॉइंट मान करके m के कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा, उसको प्लेन पे सेटिस्फाई करा दीजिएगा, वहां पे से k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PAPB आ जाएगी। अब k अगर पॉजिटिव था तो अपोजिट साइड होगा, और k अगर निगेटिव था तो सेम साइड होगा, यानी इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन वाला फंडा लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स की। तो हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स की।
एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। कुछ है नहीं खास, बहुत बड़ी चीज नहीं है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स को ऑब्जर्व करना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दो प्लेन अगर आपको दे रखे हैं, थोड़ा सा मैं आपको फोटो से दिखा देता हूं। एक प्लेन ये दिया है, एक प्लेन ये दिया है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना है ऐसे कुछ। मान लो इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया जाए, किस तरीके से किया जाए, कुछ नहीं होता भाई। प्लेन P1 पता होगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर N1 पता होगा, प्लेन P2 पता होगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर N2 पता होगा। आइए समझिए, ये दो प्लेन है अपने पास, एक हाथ मेरा ये, एक हाथ ये मेरा, मारना नहीं है, ऐसे रोक देना है, ठीक। तो ये दो प्लेन है, कुछ 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 प्लेन जुड़ गया है। अरे जुड़ गया है, एंगल दिख रहा होगा सबको, बिल्कुल दिख रहा है सर, करेक्ट है। ये इसका नॉर्मल खचाक, ये इसका नॉर्मल खचाक। अब जरा दोनों थंब के बीच का एंगल देखो और दोनों हथेलियों के बीच का एंगल देखो, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बिल्कुल शानदार बात, सेम दिख रहा है। तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स cos थीटा इज नथिंग एल्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स cos थीटा इज नथिंग एल्स, दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कहलाता है। दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कहलाता है। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई n of P1 dot n of P2 upon modulus of n of P1 into modulus of n of P2। डन, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, वही फंडा, नॉर्मल का डॉट जीरो होना चाहिए। चलो लिख ही ले, कोई लॉजिक नहीं है, शॉर्ट चीजें बता देता हूँ। प्लेन्स पैरेलल हैं, तो दो प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो cos थीटा जीरो, नॉर्मल पैरेलल हो जाएंगे। दो प्लेन्स परपेंडिकुलर तो नॉर्मल का डॉट जीरो। दो प्लेन्स पैरेलल, नॉर्मल पैरेलल, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर तो नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर। क्लियर। चलिए अब बात करने जा रहे हैं एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंगल बाइसेक्टर प्लेन, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स। तो भाई एंगल बाइसेक्टर प्लेन क्या होता है, हमें उसके बारे में बात करनी थी। तो भाई हमें बात करनी थी कि एंगल बाइसेक्टर प्लेन क्या होता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, किस तरीके से वर्कआउट किया जाएगा। आइए उसको देखते हैं। उम्मीद करूंगा 2D में याद होगा। भाई मैं 2D बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि 2D की चीजें हम 3D में यूज करते हैं, प्लेन में तो स्पेशली। लाइन की चीजें पता होंगी तो प्लेन कंफर्टेबल है। तो जैसे हम दो लाइन में देखते हैं तो वैसे हम दो प्लेन में देख रहे हैं कि अपने पास एक प्लेन दे रखा है, दूसरा प्लेन दे रखा है। मैं ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको प्लेन का। तो इसके दो बाइसेक्टर होंगे, एक बाइसेक्टर कुछ यूं जा रहा होगा, इसको B1 बोल दिया, और एक बाइसेक्टर कुछ यूं आ रहा होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको मैंने B2 बोल दिया। करेक्ट है। तो एक बाइसेक्टर B1 और एक बाइसेक्टर B2, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इनकी इक्वेशन चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, क्या करा जाता है, इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके दो फॉर्मेट होते हैं, वेक्टर और दूसरा कार्टेशियन। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। तो जब मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूंगा तो आपको दो प्लेन चाहिए होंगे वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने एक प्लेन P1 लिखा, नाम लिखा है R डॉट N1 इक्वल्स टू D1। फिर मैंने एक प्लेन P2 लिखा, P2, नाम लिखा R डॉट N2 इक्वल्स टू D2। करेक्ट है। अब जब हमारे पास दो प्लेन आ गए, R डॉट N1 इक्वल्स टू D1, R डॉट N2 इक्वल्स टू D2, तो हम क्या करें, सोचने लग गए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल से इसको वेरिएबल पॉइंट R मान के Rm इक्वल्स टू Rn कर देंगे। तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों को इक्वेट करना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वेक्टर फॉर्म क्या होता है वो मैंने नहीं बताया, आइए देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज होती है। तो अगर मैं यहां से आपको Rm की बात करूंगा, Rm इक्वल्स टू Rn, तो जो वेक्टर का फॉर्म होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो कुछ नहीं होता है, इस पॉइंट को इस प्लेन में रख दो, तो अल्टीमेटली R ही चल रहा था, वो बन गया R डॉट N1 माइनस D1 और डिवाइड कर दो मॉडुलस ऑफ N1 से। इधर भी यही सेम चीज, R डॉट N2 माइनस D2 अपॉन मॉडुलस ऑफ N2। आपको दिख रहा है कि एक प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर खुलेगा,
एक प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर खुलेगा और एक माइनस साइन के साथ खुलेगा। प्लस साइन के साथ जो खुलेगा उसको मान लो मैंने B1 बोल दिया, माइनस साइन के साथ जो खुलेगा उसको मैंने B2 बोल दिया। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखा हुआ फॉर्मूला ध्यान देना, पॉइंट को सेटिस्फाई कराया प्लेन में और नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन वेक्टर फॉर्म। चलिए आगे कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं क्या होती है पिक्चर। कार्टेशियन फॉर्म में वही होती है जो आपको 2D में याद होती है, अगर आपको याद है तो। कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड केस कार्टेशियन फॉर्म का, तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करूंगा कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में बात करने के लिए हमने प्लेन की इक्वेशन को इस तरीके से लिखा, P1 = A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 = 0 और प्लेन P2 को लिखा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 = 0। तो दो प्लेन की इक्वेशन लिख दी अपन ने, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेट कर दिया। तो सीधे मैं बाइसेक्टर की बात करूं, यहाँ पे मैंने इसको बाइसेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ मैं सीधे बाइसेक्टर की बात करने जा रहा हूं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इन कार्टेशियन फॉर्म, तो I'll get the value ax1 plus by1 plus cz1 sorry a1x plus b1y plus c1z plus d1 upon under root of a square sorry a1 square plus b1 square plus c1 square is equals to plus minus, मॉड नहीं लगाया मैंने, प्लस माइनस ले लिया है, ठीक है, is equals to plus minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by क्या अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, रिजल्ट है, याद होना चाहिए, काम आता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करते हुए मैंने बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकाल दी। जैसे फोटो बनी हुई है, प्लस वाला B1 को रिप्रेजेंट कर सकता है, माइनस वाला B2 को, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, करेक्ट है। तो ये तो बाइसेक्टर की बात होगी। बाइसेक्टर की बात करने के बाद क्या आपको कुछ याद आ रहा? हाँ बिल्कुल याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है बताइए? आपको ये याद आ रहा होगा क्या अब हम बात करने जाएंगे दो पॉइंट की। कौन से दो पॉइंट? एक तो पोजीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन और दूसरी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स की। तो आइए उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका दे देता हूं। स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहले मेक कांस्टेंट टर्म, मेक d1 d2 पॉजिटिव, मेक d1 एंड d2 पॉजिटिव, करेक्ट है। जैसे d1 d2 को आपने पॉजिटिव बना लिया तो जो प्लस साइन बाइसेक्टर होगा, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा d1 d2 को पॉजिटिव बनाने का, तो पॉजिटिव बनाना तो समझ में आता है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पॉजिटिव बनाने का मतलब बेटा ये है कि मान ले आपके पास, जैसे आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन लिखी है 2x प्लस y प्लस z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस बैठा हुआ था, इस माइनस को प्लस बनाइए। तो इस माइनस को प्लस बनाने का मतलब है कि आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, माइनस 2x माइनस y माइनस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि d1 d2 को पॉजिटिव बनाना मतलब ऐसे पॉजिटिव बनाना। कंफर्टेबल? ओके। तो जैसे आपने d1 d2 को पॉजिटिव बना लिया तो अगला स्टेप क्या कहता है? तो दिस इंप्लाइज प्लस साइन बाइसेक्टर, प्लस साइन बाइसेक्टर जो ये प्लस साइन के साथ बैठेगा, तो प्लस साइन विल कंटेन ओरिजिन, विल कंटेन ओरिजिन। भाई ध्यान रखना, ये कंटेन ओरिजिन का ये मतलब नहीं कि ओरिजिन उस पे लाई करे। कंटेन ओरिजिन का क्या मतलब होता है उसको भी समझिए कि अगर अपने पास ये 3D स्पेस दिया हुआ था ऐसे मान लो, और हमने दो प्लेन ले रखे हैं, एक प्लेन P1 ले रखा है, एक प्लेन P2 ले रखा है, ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, तो इसके जिस पोर्शन में ओरिजिन लाई कर रहा है, जैसे ये है, तो इसको चार पोर्शन में डिवाइड किया मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस चार पोर्शन, ये वो पोर्शन है जहां पे ओरिजिन आएगा। तो इस वाले पोर्शन को जो बाइसेक्टर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ग्रीन वाला दिख रहा होगा, इस बाइसेक्टर को हम बोलते हैं बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। इसका ये मतलब नहीं होता है कि ओरिजिन उस पे लाई करे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, तो कौन सा वाला बाइसेक्टर? प्लस साइन बाइसेक्टर जो होगा, प्लस साइन बाइसेक्टर जो होगा, प्लस साइन बाइसेक्टर जो होगा वो हमेशा ओरिजिन कंटेन करेगा। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो
तो फिर यहां पे हम कर लेते हैं दिस ऑल्सो इंप्लाइज चेक। अगला स्टेप होता है कि चेक करो, क्या करना है चेक। भाई D1 D2 पॉजिटिव बना लिया, ये कर लिया, ये तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। बाइसेक्टर की बात करेगा तो आप D1 D2 पॉजिटिव बना के ही लिखना, सिंपल सी बात। चेक किसको करो, चेक करो आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 के साइन को। या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा, ये जीरो भी हो सकता है। 3 केस आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। क्लियर। तो जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, याद रखना है। पॉजिटिव मतलब बड़ा, पॉजिटिव मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव आया जब आपने D1 D2 को पॉजिटिव बनाया तो दिस इंप्लाइज जो प्लस साइन है, जो प्लस साइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और जब ये निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव होगा तो जो निगेटिव साइन बाइसेक्टर है वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मैं सिर्फ ऑब्ट्यूज को आपको बता रहा हूं, बड़ा तो बड़ा वाला ऑब्ट्यूज, छोटा तो छोटा वाला ऑब्ट्यूज। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये तो सिंपल सा फंडा है। देखिए नॉर्मल का डॉट लिखा है सिर्फ, तो अगर दोनों वेक्टर के नॉर्मल का डॉट, दोनों वेक्टर के नॉर्मल का डॉट पॉजिटिव होगा, दोनों वेक्टर के नॉर्मल का डॉट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज होगा, और जीरो होगा तो दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो सिंपल सा एक छोटा सा आर्टिकल बचा है खाली प्लेन के, होपफुली प्लेन पूरी तरीके से फिनिश करा दिया मैंने। वो आर्टिकल है फैमिली ऑफ प्लेन का, फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा फंडा, सबको पता होगा कि अगर एक प्लेन हमारे पास ऐसा दिया गया, एक प्लेन हमारे पास ऐसा दिया गया, तो इसका जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, करेक्ट है, ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, तो उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हम दुनिया भर के प्लेन बना सकते हैं। ये प्लेन बन सकता है, ये प्लेन बन सकता है, कैसा भी प्लेन हम बना सकते हैं, किसी भी तरीके की पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेन बन सकता है। तो इन सारे प्लेन को, जितने भी प्लेन थे, मैं इसको P लिख देता हूं, इन सारे, जैसे हम लोग। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ते थे, I'll again continuously telling you all, you must have to be study straight line very properly। 3D के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो फैमिली ऑफ प्लेन वही फंडा यूज करता है जो फैमिली ऑफ लाइन करता है, क्या, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 0। P इज इक्वल्स टू P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल्स टू 0, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। लैम्डा निकालने के ढेर सारी वो कंडीशन देगा, ढेर सारी वो कंडीशन देगा, उन सारी कंडीशन से हम लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब प्लेन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं। चलिए जितने अपन ने प्लेन में कवर किया था, आइए उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं वन वन करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज, इमेज निकालिए, फाइंड इमेज, फाइंड इमेज ऑफ ए। एक पॉइंट दिया गया है, कोऑर्डिनेट क्या है, 357, 357 with respect to एक प्लेन है, with respect to प्लेन दे रखा है आपको, प्लेन की इक्वेशन आपके पास है, that is 2x plus y plus z is equals to 6। आइए भाई शुरू करते हैं। तो एक प्लेन के अबाउट एक पॉइंट की इमेज की बात कर रहा है वो, तो अपन ने प्लेन ले लिया, पॉइंट ले लिया, इमेज लिखनी थी, फुट ऑफ एल्टीट्यूड ले लिया, खच खच खच
खचाक ए डैश आ गया। ए पता था, ए डैश को मान लिया अल्फा बीटा गामा, क्या लगा दूं, इमेज फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए इमेज फॉर्मूला क्या कहता है, इमेज फॉर्मूला कहता है अल्फा माइनस 3 अपॉन ए इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 5 अपॉन बी इज इक्वल्स टू गामा माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स। आइए यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कैलकुलेशन बनेगी, यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगी ऊपर 2ax, तो 3 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 5 प्लस का 1 इंटू 7 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। मैंने क्या यूज किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया। कौन सा फॉर्मूला, इमेज फॉर्मूला। आइए इंटरप्रेट करते हैं, तो अल्फा माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू गामा माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन देखते हैं फटाफट। 3 to the 6, 6 प्लस 5 प्लस 7, तो 7 5 12 6 18/6 मतलब 6 18 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 आ गया। यहां से अल्फा निकाल लिया, यहां से बीटा निकाल लिया और यहां से गामा निकाल लिया, तो अपना ए डैश मतलब रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर वो फुट ऑफ एल्टीट्यूड मानता तो मुझे ए पता था, ए डैश पता था, दोनों का मिड पॉइंट का यूज करके हम फुट ऑफ एल्टीट्यूड के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते थे। तो आइए अल्फा की वैल्यू आएगी 3 माइनस 6 12 में से 3 गए -9, -6 प्लस 5 -1, -6 प्लस 7 8, यानी कोऑर्डिनेट क्या आया -9 -1 1 इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्लेन। क्लियर है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, किस पे, इमेज के फॉर्मूले पे बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से, चिंगू मिंगू कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्लेन P1 है, प्लेन P1 इक्वेशन दे रखी है x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 4 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। A plane P1 is rotated through 90 degree about the line of intersection, about its line of intersection, about its line of intersection with plane P2, that is the equation of the plane is P2 is x plus y plus 2z is equals to 4. X plus y plus 2z is equals to 4. Find its equation in new position. तो नई पोजीशन में क्या इक्वेशन होगी प्लेन की, इस बारे में हमें बात करनी। कब, जब प्लेन को हमने रोटेट किया है। तो प्लेन P1 को रोटेट किया है विद रिस्पेक्ट टू P2। तो भाई देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है, आइए उसको समझते हैं। उसने बोला एक प्लेन था, मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ P1, एक प्लेन था P2, P1 को P2 के अबाउट क्या किया गया, रोटेट किया गया, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ये नया P1 बन गया, P लिख देता हूँ इसको। P1 को पकड़ के 90 डिग्री घुमाया गया है, P1 को पकड़ के 90 डिग्री घुमाया गया है अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा ये फ्रंट व्यू है, करेक्ट है ना, सॉरी टॉप व्यू है इस तरीके से। अगर इसका साइड व्यू देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये प्लेन पूरा ऐसे था, ये प्लेन ऐसे था, और ये नया जो प्लेन बना है 90 डिग्री घूम करके वो कुछ ऐसा बना है, करेक्ट है। ये है रोटेशन आपका, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
तो भाई जो फोटो बनी है फोटो के अकॉर्डिंग कुछ क्लिक करेगा। तो भाई इसकी फ्रेमिंग करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाए। सोचिए सोचिए सोचिए, सोच लिया, चलिए शानदार बात। तो P1 पता है, P2 पता है, P प्लेन दिख रहा है, फैमिली ऑफ प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले दुनिया भर के प्लेन। तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं, फैमिली ऑफ प्लेन, फोक मतलब फैमिली ऑफ प्लेन। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन क्या कहता है कि P जो होगा वो कुछ नहीं होगा, वो होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, समझा रहा है कि P1 P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले दुनिया भर के प्लेन है, उनमें से एक प्लेन चाहिए, कौन सा चाहिए, P प्लेन चाहिए। अब बात आती है लैम्डा कहां से आएगा। तो फॉर लैम्डा आपको दो प्लेन इससे परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे, कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो P1 और दूसरा P1 90 डिग्री घुमा है। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन P डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन P1 दोनों का डॉट 0। यहां से क्या निकल के आएगा हमारा लैम्डा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वेशन आएगी, प्लेन की। ये हो गई हमारी भूमिका, क्या, क्वेश्चन की भूमिका, क्वेश्चन को किस तरीके से वर्कआउट करना है। चलिए अब क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द P डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द P1, फटाफट बिना पेन चलाए फटाफट P तो यहां से आएगा, करेक्ट है। P1 यहां से आएगा, करेक्ट है। तो आइए पहले P लिखते थे, P1 प्लस लैम्डा P2 मतलब 1 प्लस लैम्डा। तो 1 प्लस लैम्डा का डॉट लेना है P1 के साथ, मतलब 1 के साथ, करेक्ट है। आगे बढ़ा, -1 प्लस लैम्डा, तो -1 प्लस लैम्डा का डॉट लेना है किसके साथ, -1 के साथ। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आगे बढ़िए, फिर आएगा P माइनस लैम्डा प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा का डॉट किसके साथ, फिर से -1 के साथ। क्या होना चाहिए, 0। समझे क्या किया, ये लिखे हुए हैं जो पहले वाले तीन, ये है प्लेन P के नॉर्मल वेक्टर जो डायरेक्टली आपको दिखने चाहिए, इन दोनों का यूज करके दिख गया, ठीक है। डॉट लेना है P1 के साथ, डॉट ले लिया P1 के साथ। आइए लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। तो 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा निकल आया, कितना निकल के आया लैम्डा, ये कटा खचा, उत्तर 3/2। लैम्डा की वैल्यू 3/2 पुट कर दी, पेन की इक्वेशन लिख दी, लैम्डा 3/2 2p1 प्लस 3p2, 2p1 प्लस 3p2 तो 5x, 2p1 प्लस 3p2 प्लस y, 2p1 प्लस 3p2 6 माइनस 2 4, 2p1 प्लस 3p2, 2p1 प्लस 3p2 तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 8 20। शानदार तरीके से। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई 5x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 20। चलिए क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर। एप्लीकेशन ऑफ कौन सा क्वेश्चन है ये, फैमिली ऑफ प्लेन। थोड़ा थोड़ा करके ना लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। पर ये मत सोचिएगा ये मेंस में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल है, शानदार तरीके से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में। केयरफुली ध्यान रखिएगा मैनिपुलेट करते वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फाइंड acute and obtuse angle bisector. Find acute and obtuse angle bisectors planes. Bisector planes of plane P1 that is given as 2x minus y plus 2z plus 3 equals to 0 and P2 that is 3x minus 2y plus 6z plus 8 is equals to 0। मेरे प्यारे बच्चों बहुत शानदार तरीके से ध्यान से फास्ट पूछा है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या सबसे पहले करते थे, कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ, एंगल बाइसेक्टर वाले कंसेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर वाले कंसेप्ट को यूज करने जा रहे हैं मतलब हमें एंगल बाइसेक्टर की बात करनी है। एंगल बाइसेक्टर की हम कैसे बात करेंगे, तो एंगल बाइसेक्टर की बात करने के लिए हमें फंडा याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, D1 D2 को पॉजिटिव। आइए चेक करें
क्या मेरा D1 पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या मेरा D2 पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमने क्या चेक कर दिया कि D1 D2 पॉजिटिव है? बिल्कुल है। अब हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आप चाहो तो इसको लिखो और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली वर्कआउट कर लो। चलिए अच्छा मैं लिख देता हूं। तो मैंने A1 A2 प्लस B1 B2 को चेक करना चाहा, ये सोल्यूशन वर्कआउट करने जा रहा हूं उसका, ठीक है। तो हमने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को चेक किया। तो 2 3 6 प्लस 2 प्लस 12, लो भाई पॉजिटिव आ गया। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव है तो 110% कौन सा बाइसेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज को और माइनस साइन वाला एक्यूट को। आइए तो हमने बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी। तो हमने ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात सीधे कर ली, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो जब हमने ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात की तो हम सीधे प्लस साइन के साथ खोल देंगे। तो हमने लिखना शुरू किया 2x माइनस y बाइसेक्टर्स की इक्वेशन प्लस 3, फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है। अंडर रूट के अंदर आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 ओवर हियर प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर दूसरा खुला, करेक्ट है। दूसरा परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला है 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 डिवाइडेड बाई, नीचे आएंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 3 3 9 प्लस 4 प्लस 36। कैन यू सिंप्लीफाई दिस? तो प्लस साइन वाला दिस है, इस तरीके से माइनस साइन वाले को सॉल्व कर लेना, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव। तो ये हमें कौन सा दे देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कैलकुलेशन में आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूं। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लस साइन के साथ आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या करा इस पूरे क्वेश्चन का की स्टेप? सबसे पहले क्या चेक करा? D1 D2। क्या चेक किया? D1 D2 क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव है, बिल्कुल है। उसके बाद किसको चेक किया? उसके बाद अपन ने चेक किया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को। क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। क्लियर? ओके देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन मेरी है आपसे, कर लेंगे ना? अरे बोलो बोलो भाई, बिल्कुल शानदार बात। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। फाइंड, ये भी एक सिंपल सा आर्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ ए के कोऑर्डिनेट है 2 -2 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 3 0 1 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको। प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है 7x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 7। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स प्लेन के सेम साइड पे हैं, अपोजिट साइड पे हैं। आप लोग को याद होगा मैंने क्या वर्किंग करवाई थी? मैंने बोला था P ऑफ A इंटू P ऑफ B को चेक करो। तो भाई P ऑफ A और P ऑफ B को चेक करने के लिए ध्यान रखना, इसको बोलते हैं P इक्वल्स टू 0। वही जीरो के इस तरफ, सब कुछ एक तरफ ले गए, जीरो के एक तरफ लिख दिया। तो जो इस साइड बैठा है वहां पे XYZ को आप रिप्लेस करेंगे इन पॉइंट से, वहां पे आप XYZ को रिप्लेस करेंगे इनसे और इससे, तो पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 7 इंटू 2। तो P ऑफ A को मैं डायरेक्टली चेक कर देता हूं, 7 इंटू 2 14 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई P ऑफ B 7 3 21 प्लस 0 प्लस 4 माइनस 7। तो 1 के 4 पॉजिटिव यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्या कंसेप्ट आएगा? अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो A एंड B आर ऑफ सेम साइड के अपोजिट, आर ऑफ सेम साइड ऑफ द प्लेन, सेम साइड ऑफ प्लेन। तो ये दोनों पॉइंट प्लेन के क्या होंगे? एक ही साइड पे होंगे। कहां पे होंगे? एक ही साइड पे होंगे दोनों पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहे हो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ find drs of normal of plane, find drs of normal of plane which passes
which passes 1 0 0 0 1 0 and make obtuse angle pi by 4 with P1 x plus y is equals to 3. Makes obtuse angle with plane P1 x plus y equals to 3. भाई क्या कहा उसने, कैसे वर्कआउट करें, आइए समझते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान दें कैसे कर रहे हैं उसको भी समझें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट से पास कर रहे हैं, पॉइंट को घूरिए। इस क्वेश्चन के की स्टेप को समझना बेटा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी आपको, इससे थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना, फोकस करना उसको। एक पॉइंट दिया 1 0 0 और एक पॉइंट दिया 0 1 0, एक पॉइंट दिया 1 0 0 और एक पॉइंट दिया 0 1 0। तो दो पॉइंट मेरा देखो, तो ये एक्स इंटरसेप्ट पे बैठा हुआ पॉइंट है, ये वाई इंटरसेप्ट पे, तो बेटर है कि मैं प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन एज्यूम कर ले रहा हूं। मैंने प्लेन की इक्वेशन एज्यूम करी x by 1 y by 1 प्लस z by c इक्वल्स टू 0। शानदार बात आई, क्या नोन है c आ गया, काम खत्म। c निकालने के भाई सब बैठे हुए थे, क्या एंगल, तो एंगल जो दिया हुआ है कितना दिया गया है पाई बाई 4, इन दोनों के बीच में तो अपन ने cos पाई बाई 4 लगा दिया। फॉर्मूला होता है इसका नॉर्मल, इसके नॉर्मल का डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड, तो नॉर्मल हो गया 1 into 1 plus 1 into 1 plus 0 into c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus 1 into अंडर रूट ऑफ 1 plus 1 plus c स्क्वायर। शानदार बात, cos पाई बाई 4 1 by रूट 2, ऊपर आया 2, नीचे आया रूट 2 into 2 plus 1 2 plus c स्क्वायर, करेक्ट है। रूट 2 कटा, तो यहाँ 1 by c स्क्वायर आएगा, 1 by c आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 4 equals to 2 plus 1 by c स्क्वायर। यहाँ से c स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 by 2 और c इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1 by रूट 2। c कितना आ गया, प्लस माइनस 1 by रूट 2। तो दो प्लेन की पॉसिबिलिटी होंगी, c की वैल्यू उठाकर पुट कर देना, गेट द आंसर ऑफ द प्लेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम हेडिंग डालने जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने प्लेन कवर कर लिया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या वर्कआउट करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है वेक्टर में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं अपन। एक होता है स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म और एक होता है स्ट्रेट लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो हम बोल के आ रहे हैं वो समझेंगे कि अगर अपने को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अपने को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो एक पॉइंट ए से पास कर रही है, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वेक्टर v के, वो पैरेलल था, करेक्ट है। वेक्टर v के अगर हमने drs को मान लिया a b और c, वेक्टर a की कोऑर्डिनेट को लेटर मैं लिख रहा हूं x1 y1 और z1, ठीक है, शानदार बात। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे r, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर r से, और हम बोल देंगे कि ar वेक्टर जो भी होगा वो लैम्डा टाइम्स वी वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि ए आर वेक्टर और वी वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ए आर वेक्टर लैम्डा टाइम्स वी वेक्टर लिखेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, तो बन जाएगा आर माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास लाइन की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन आ गई। कौन से फॉर्म की इक्वेशन आ गई, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन आ गई, शानदार बात। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास लाइन की आ गई है, वो क्या लिखी हुई है, तो वो बेटा ये लिखी हुई थी कि वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर, करेक्ट है। इसी को हमने जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहा, तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म में जो ये फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिकल फॉर्म। जो ये कार्टेशियन फॉर्म में हमने लिख रखा है, बेसिकली ये होता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो अगर हमें सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में बात करनी है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं वो समझिएगा। हम r को x y z से रिप्लेस करेंगे, यहां से इक्वेशन उठाएंगे, तो इसमें जो x कंपोनेंट बन जाएगा x माइनस x1
टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस y माइनस y1 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस z माइनस z1 टाइम्स ऑफ k कैप इज इक्वल्स टू ai प्लस bj प्लस ck टाइम्स ऑफ लैम्डा। करेक्ट है? यहां से लिखा है अपन ने ये इक्वेशन, कुछ नहीं करना, कंपेयर कर दीजिए। जैसे आप कंपेयर करेंगे आपके पास एक लाइन का फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट आ जाएगा x माइनस x1 बाई a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई कौन सा फॉर्म है? ये लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है? ये लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म लिखा हुआ है। ये फॉर्म क्या चीजें इंडिकेट करता है? ये फॉर्म हमें दो चीजें इंडिकेट करता है। तो जो पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान से समझने वाला है केयरफुली, कि ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। और फिक्स पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? x1, y1, z1। ये सब बातें जो हम कर रहे हैं हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास x, y और z जो बैठे हुए हैं उनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो पहले हम x, y, z की कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे डिवाइड करके, फिर हम उसके फिक्स पॉइंट और drs ऑफ द लाइन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। तो यहां से हम कमेंट करेंगे कि L passes फिक्स पॉइंट, L passes फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? x1, y1 और z1 एंड drs ऑफ द लाइन, dr। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। ऑफ लाइन जो लाइन है उसके डीआर्स क्या आएंगे? तो उसके डीआर्स आएंगे जो नीचे बैठा हुआ होगा ए बी सी। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस लाइन पे ए पॉइंट से थोड़ी दूरी पे मान ले यहाँ पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखवाओ, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने के हम लोग क्या करते हैं वो देखिए। तो कुछ नहीं करना होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है सीधे लिख देंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कुछ नहीं करना है, इसको लैम्डा को r से रिप्लेस कर दो तो आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 प्लस AR, y1 प्लस BR, z1 प्लस CR। तो ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गए लाइन पे। कंफर्टेबल? तो ये मैंने आपसे पहली बात करी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, दोबारा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c is equals to constant lambda r p q, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो वो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन कहलाता है। इसमें ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। फिक्स पॉइंट होता है x1, y1, z1, लेकिन वो कब आता है? जब मैं x, y, z के कोफिशिएंट को 1 लेता हूं। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और जो नीचे बैठा होता है एबीसी उसको हम लोग बोलते हैं लाइंस के क्या? डीआर्स। क्या बोलते हैं? लाइंस के डीआर्स, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जैसे हम लोग 2D में पढ़ते हैं सेम 3D में, ए से मल्टीप्लाई कर देना तो x1 प्लस AR, y1 प्लस BR, z1 प्लस CR। क्लियर? अब अगर मेरे से बोलता है कि लाइन की इक्वेशन बताओ 2 पॉइंट से पास करिए, मेरे से बोलता है लाइन की इक्वेशन बताओ 2 पॉइंट से पास करिए, मेरे से बोलता है लाइन की इक्वेशन बताओ 2 पॉइंट से पास कर रही है। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो लाइए भाई 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन पे वर्कआउट कर लेते हैं अपन कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो भाई 2 पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी इसको इंटरप्रेट करने के लिए मान लो हमने सेकंड पॉइंट लिखा, इक्वेशन लाइन पासेस A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 x2 y2 and z2। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग 2 पॉइंट पढ़ते हैं 2D में, सेम हम यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लोग 2D में लिखते थे वैसे यहाँ लिखना है x माइनस x1, फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 ले लो। और डीआर्स क्या होंगे इस लाइन के? बता चुका हूं मैं आपको, AB लाइन के डीआर्स क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो बन जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। करेक्ट है?
तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई जो 2 पॉइंट से पास करती है। अगला पॉइंट एक हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा वो हमें बताना है। देखो इसकी पिक्चर क्या होती है बेटा कि हमने एक ऐसे प्लेन ले लिया, लेटर देती हूँ, इक्वेशन गिवन होगी, ऑब्वियस सी बात है प्लेन है गिवन होगा, और एक लाइन ले ली, इस टाइप से कुछ लाइन ले ली, ये लाइन दे रखी है उसने, करेक्ट है। तो इनके बीच का एंगल निकालना। तो बेसिकली बेटा इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसको समझते हैं। पर ये वो एंगल है जो एंगल हमें कैलकुलेट करना है, थीटा, करेक्ट है। फिल करना चाहिए, आइए फिल करा देते हैं। तो अगर अपने पास ये जैसे मान लीजिए एक प्लेन था और ये लाइन थी, करेक्ट है ना। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये लाइन है और ये प्लेन है, और लाइन और प्लेन के बीच का ये छोटा सा एंगल दिख रहा होगा थीटा, करेक्ट है। ये फोटो मैंने वहां पे इंटरप्रेट कर रखी है, ऐसे आप समझिए, क्लियर। चलिए तो हम लोग इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, आपको पता है लाइन और प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो बेसिकली एंगल हमेशा याद रखना 2 वेक्टर्स के बीच में मिलता है। एक लाइन अगर गिवन है तो लाइन के डीआर हमें पता होंगे, लाइन अगर गिवन है तो हमें लाइन के डीआर पता होंगे, वी वेक्टर। प्लेन अगर हमें पता है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें पता होगा। तो हमने क्या किया, लाइन के डीआर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दिया। अगर मैं नॉर्मल वेक्टर को यहाँ ले लूं तो वो एंगल ही हो जाएगा, तो लगे इसको अल्फा बोल दिया, ठीक है। तो ये अल्फा क्या है, ये अल्फा है नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल। तो हमने यहाँ से कॉस अल्फा की बात करी, तो कॉस अल्फा आपके पास आ गया नॉर्मल ऑफ द प्लेन डॉट वी अपॉन मॉडुलस ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन डॉट मॉडुलस ऑफ वी। तो यहां से हमने लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकाल दिया कॉस अल्फा, लेकिन हमें कॉस अल्फा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, थीटा। तो अल्फा की जगह पे लिख दिया हमने π/2 माइनस थीटा, और π/2 माइनस थीटा लिखते ही ये साइन का एंगल बन जाएगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन डॉट वी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। यहां से अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो एंगल आएगा वो थीटा इज इक्वल्स टू वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन डॉट वी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन डॉट मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। कंफर्टेबल, आगे बढ़े, ओके। तो बेटा जो नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल अपने पास है वो आर्टिकल अपने पास है क्या, अनसिमेट्रिकल फॉर्म टू कन्वर्ट इनटू अ सिमेट्रिकल फॉर्म। तो पहले हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन की बात कर रहा है वो, ठीक है भाई। तो अनसिमेट्रिकल क्या होता है इसको समझते हैं। उसको समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर हमारे पास, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये ले लीजिए, एक प्लेन ये दिया गया और एक प्लेन ये दिया गया। इन दोनों प्लेन की ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देख लीजिए थोड़ा सा, ये एक प्लेन दिया है, ये एक प्लेन दिया है, और इसको हम बोलते हैं इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों प्लेन की जो ये कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे लिखा जाता है, तो लिखने का तरीका ये होता है, मैं फोटो से समझा देता हूं आपको। तो अपन ने एक प्लेन ये लिया था, अभी दिखाया आपको, एक प्लेन ये लिया था, अभी दिखाया आपको। तो इनकी वजह से बनने वाली ये जो लाइन होती है, इसको प्लेन P1 लिख देता हूं, इसको प्लेन P2 लिख देता हूं। तो ये जो AB बनी हुई है, ये जो AB है, जो इन दोनों प्लेन की क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों प्लेन की क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसको लिखने के लिए एक साथ दो प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाले सारे पॉइंट्स, एक साथ दो प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाले सारे वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई करते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो अगर मुझे लाइन AB की इक्वेशन लिखनी है तो मैं इसको दो तरीके से लिखते हैं। एक तो ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए प्लेन P1 की इक्वेशन थी A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 0। एंड लगाने का मतलब क्या होता है बेटा,
एंड लगाने का मतलब होता है वो सारे पॉइंट जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई करे और नीचे वाले को भी सेटिस्फाई करे। या फिर कई बुक्स वगैरह में, कई कॉपीज वगैरह में इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन जवाब करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। अरे भाई क्या लिखा है ये देखिए, समझना, ये आपको यूजर हमेशा मैक्सिमम केस में आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब भाई ये क्या है, कहां से आया, कैसे सोचा? तो जब मैंने, तो भाई बचपन में जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं तो थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि ये क्या है कि 0 इक्वल्स टू बी समथिंग, 0 इक्वल्स समथिंग। फिर थोड़ी देर बाद समझ में, अच्छा तो ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। तो ये कहना चाहता है कि जितने भी पॉइंट्स एक्स वाई जेड इस लाइन पे होंगे वो इस प्लेन पे भी होंगे और वो इस प्लेन पे भी होंगे। यानी वो सारे पॉइंट अगर जो यहाँ रखा हुआ है वो इस प्लेन को भी 0 करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए, और ये सारे पॉइंट जो इस प्लेन पे बैठेंगे उसको भी 0 करेगा। यानी कि वो एक्स वाई जेड जो इसको एक साथ 0 करें, उन सारे एक्स वाई जेड का लोकस इस स्ट्रेट लाइन को जनरेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? बिल्कुल शानदार बात। चलिए, तो ये हमने अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन की बात कर ली। अब कहानी आती है कि अनसिमेट्रिकल को तो हैंडल नहीं करते, हैंडल तो सिमेट्रिकल फॉर्म को करते हैं। तो कैसे अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करा जाता है, आइए वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन का थ्योरी वाला पार्ट अपन ने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन के थ्रू एक एक चीज को हैंडल करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अरे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है 3D इज ए वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। The thing which is important to understand in this chapter is you have to remember the results as maximum as you can। जितने ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने ज्यादा रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, उतना आपके लिए फायदा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं उठाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 कहां से आया वो सोच रहे होगे सर जी। अरे भाई हम लोग 18 क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए 19वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, जिसकी हमने बात करी उसी को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन होता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ये वही AB जो भी मैंने जस्ट वर्कआउट किया था, 4x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 12 इक्वल्स टू 0 equals to 8x plus 12y minus 13z minus 32 in symmetrical form। in symmetrical form। तो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म लिखा हुआ था, हम इस अनसिमेट्रिकल फॉर्म को किस तरीके से सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो अब इसका क्या तरीका होता है, कैसे करा जाता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 प्लेन दे रखे थे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। दोनों प्लेन को मार्क कर दिया मैंने ऐसे। एक प्लेन P1 था जो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप ध्यान दें। एक प्लेन P2 है जो कि बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे को इस स्पाइरल की इक्वेशन चाहिए जो कि AB को रिप्रेजेंट करेगी। तो किसी लाइन को निकालने के लिए फिर से हमें 2 चीज चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट और एक उसकी डायरेक्शन के drs। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं drs ऑफ द लाइन। तो अगर मैं V ऑफ AB की बात करूं, ठीक है, V ऑफ AB की बात करूं, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यही वो 2 प्लेन थे। तो अगर मैंने इन दोनों प्लेन को ऐसे ज्वाइन किया ला करके, तो ये मेरा AB बना। तो मुझे इसके drs चाहिए जो ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल आपके सामने से जो लाइन आएगी मेरी तरफ, उस लाइन के drs चाहिए। करेक्ट है, वो इन दोनों प्लेन के जस्ट पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐसे बैठा हुआ है। अब आप क्या करो, इसको निकालने के लिए इस प्लेन का नॉर्मल लो खचाक, इस प्लेन का नॉर्मल लो खचाक, और इन दोनों नॉर्मल का क्रॉस कर दो। तो जैसे ही आप इन दोनों नॉर्मल का क्रॉस करोगे, देखो मैं आपकी तरफ चला गया। यानी कि जो V ऑफ AB होगा बेसिकली कुछ नहीं होगा, इसके प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इसके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, n ऑफ P1 क्रॉस n ऑफ P2। आइए दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को वर्कआउट कर देते हैं। 4 4 माइनस 5 8 12 माइनस 13। तो बेसिकली ये आएगा आपके पास I J K, ये बनेगा 4 4 माइनस 5, और ये बनेगा 8 12 और माइनस 13। करेक्ट है।
तो यहां से सिंप्लीफाई करा आपने तो आपके पास v ऑफ ए बी निकल के आ गया होगा। सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट है सिंपल सा। तो ये जो आपके पास dr निकल के आते हैं वो बेटा निकल के आएंगे 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो भाई मुझे क्या मिल गया, मुझे इस लाइन के drs मिल गए, मुझे इस लाइन के drs मिल गए। अब बात आती है इस लाइन पे पॉइंट ढूंढ के दे दो, तो भैया इसको भी समझना। मान ले एक पॉइंट था ये, लेट अस अज्यूम इस पॉइंट को मैं कुछ दे देता हूं, r नाम देता हूं r। अभी जो पॉइंट r आपने लिया हुआ है, जरा इसका कंसेप्ट समझिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मेरे पास एक लाइन थी ये, ठीक है, ये लाइन है, दिख रही है। अब जिस रूम में बैठे होगे विजुअलाइज करना, ठीक है, ये लाइन अगर मैं ऐसे लूं और बिल्कुल थोड़ा से मार दूं, ऐसे गुज्जू, करेक्ट है, खूब बड़ी रॉड ले ली मैंने, खूब बड़ी रॉड, और ऐसे पकड़ा भाले की तरह और ये मारा। तो जैसे मैंने इसको मारा आपको दिख गया होगा कि छत को फाड़ती हुई आएगी, बिल्कुल सही बात। फिर आपकी जो लेफ्ट साइड पे दीवार होगी इसको फाड़ते हुए जाएगी, करेक्ट है। फिर ये आपकी बैक साइड की जो दीवार है इसको फाड़ते हुए जा रही, फील करो क्योंकि दीवार आगे भी जाएगी। मैं 3D की बात कर रहा हूँ, इन प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, प्लेन्स का साइज इनफाइनाइट होता है। तो इसने इस प्लेन को काटा, इसने इस प्लेन को काटा, इसने इस प्लेन को काटा, तो बेसिकली इसने तीनों प्लेन को काटा। तीनों प्लेन का मतलब है XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन, दिख गया। यानी ये जो लाइन होगी ये तीनों प्लेन को काट के जा रही होगी। तो मैंने R पॉइंट को किसी भी प्लेन पे एज्यूम कर लिया। लेट अस एज्यूम R इज अल्फा बीटा एंड 0, यानी मैंने किस प्लेन पे माना है इस पॉइंट को, किस प्लेन पे माना है, XY प्लेन पे R को माना है। अब वो R पहले वाले प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे वाले प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो R ऑन P1, यहां से एक रिलेशन आएगा, R ऑन P2, यहां से एक रिलेशन आएगा। R ऑन P1 सेटिस्फाई करोगे तो यू गेट 4 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 12। यहां से आ जाएगा आपके पास 8 अल्फा प्लस 12 बीटा इज इक्वल टू 32। इन दोनों से हमने अल्फा और बीटा को सॉल्व कर लिया। अल्फा 1 बीटा 2 आता है शायद, अल्फा 1 बीटा 2, करेक्ट है। तो अल्फा 1 बीटा 2 आ गया, मतलब R की कोऑर्डिनेट्स आ गए। R की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 1, 2 और 0। मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट मिल गया, dr मिल गए। क्या आप मुझे लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म दे सकते हैं? बिल्कुल शानदार बात। जी सर, बोले सर, फटाफट बोले। तो आपको दिख रहा होगा कि जो लाइन की जो इक्वेशन बनेगी x माइनस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस 0 बाई 4। तो ये हमारा लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसकी ये इक्वेशन है। मतलब ये जो इक्वेशन थी ए बी की, आज ए बी मुझे ऐसा दिखने लगा। तो मैंने अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग टू थिंग्स। सबसे पहले हमने लाइन की क्या निकाले, drs बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्मल वेक्टर्स। सिंपल सा फंडा याद रखना। फिर मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया इस लाइन ए बी पे, वो ऐसा पॉइंट होगा जो XY प्लेन पे हो सकता है, YZ प्लेन पे हो सकता है, ZX प्लेन पे हो सकता है। किसी भी एक पे ले लेना, आपके लिए कैलकुलेशन आसान पड़ती है। अब जो पॉइंट हमने इस लाइन पे ले रखा है AB पे, जो पॉइंट हमने इस लाइन पे ले रखा है AB पे, वो डेफिनेटली प्लेन P1 पे भी होगा, डेफिनेटली प्लेन P2 पे भी होगा। तो अगर वो प्लेन P1 पे भी है, प्लेन P2 पे भी है, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। वहां से हमने वो पॉइंट सॉल्व किया, dr पॉइंट लाइन की इक्वेशन। डन। चलिए, तो ये हमने थ्योरी कवर कर ली। अब आइए कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चन लेते रहेंगे, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन लेते रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन चलते रहेंगे अपने, ठीक है। तो जेईई मेंस का होगा, होपफुली मैं आपको बता दूंगा बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है। थ्योरी हमने पूरी कवर कर ली है 3D की। अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन पे अपन वर्कआउट करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन तो मैं जेईई मेंस का ही उठा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं लिख देता हूं, जेईई मेंस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है द वर्टिसेस B and C of triangle ABC lies on line L लिख करके छोड़ देता हूं मैं। लाइन की इक्वेशन है
x plus 2 by 3 is equals to y minus 1 by 0 equals to z by 4, such that BC is equals to 5. BC is equals to 5. उससे बोला है then the area of the triangle, find area of triangle. ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं. find area of triangle, ठीक है, where जो A था उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने, एंड A के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं उसने 1, -1 और 2. तो क्या कहा उसने बोला था vertices of the triangle this thing lies on the line and such that AC is equals to. तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो the vertices B and C इस तरीके से फोटो बनेगी. ये लाइन हो गई, इस पे B बैठा हुआ है यहाँ पे, इस पे C बैठा हुआ है यहाँ पे, और एक पॉइंट A दिया गया यहाँ पे, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. सिंपल सी बात. करेक्ट है मेरी बात? समझ में आ रही है? अब अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और कह देगा सर दैट BC ये लेंथ 5 दे रखी है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हाफ बेस इनटू हाइट BC इनटू AD. तो AD फंडा देखिएगा क्वेश्चन का फंडा, इसको लेटर दे मैंने D पॉइंट बोला. क्या BC गिवन है, यानी अल्टीमेटली में क्या निकालना है, सिर्फ AD. कहीं से भी ढूंढ करके भी कैसे भी AD ले आओ, मेरा काम चल जाएगा. तो मैं AD निकालने जा रहा हूँ. AD निकालेंगे मैंने D के एक पैरामेट्रिक पॉइंट कंसीडर किए इस लाइन पे. तो इस लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट क्या कंसीडर होंगे, वो कंसीडर होंगे 3 लैम्डा -2 1 and 4 लैम्डा. करेक्ट है? अब जो ये AD वेक्टर होगा, ये जो AD वेक्टर होगा वो और BC वेक्टर जो लाइन है उसके dr का डॉट 0. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें. उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं. इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें. करेक्ट है? क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर. फिर से देखना, कैलकुलेशन देखना, तरीका देखना, स्टेप देखना. जरूरत है बेटा आपको वही काम करो जिसकी जरूरत है. कुछ भी फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है. आप इस चीज पे कृपया फोकस करें कि काम की चीजें ही से हम वर्कआउट करें. तो हमें लैम्डा निकल आएगा, D आ जाएगा, D आ जाएगा, A पता है, D पता है, AD की लेंथ आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. फंडा क्लियर? करेक्ट है? तो हमें बेसिकली लैम्डा निकालना है. लैम्डा निकालने के मैंने AD वेक्टर को और लाइन का जो dr से उनका डॉट 0 किया. AD वेक्टर का मतलब वो 3 लैम्डा -2 -1, तो 3 लैम्डा -3 और इसका V वेक्टर है 3, तो 3 into 3 लैम्डा -3. अगला 0 है, चेक मत करो. नेक्स्ट पे आ जाओ 4 लैम्डा -2 प्लस 4, तो 4 into 4 लैम्डा -2 दैट विल बी इक्वल टू 0. यहां से आपका लैम्डा निकल आएगा 9 16 25 लैम्डा 9 8 इज इक्वल टू 8 और 9 17. तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 17/25. कितना है? 17/25. अब लैम्डा आ गया तो यहां से हमने D के कोऑर्डिनेट लिख दिए, D के कोऑर्डिनेट लिख दिए, AD की लेंथ लिख दी, AD की लेंथ लिख दी, तो सब कुछ आ जाएगा. कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिए. तो यहां से जो AD की लेंथ आती है वो मैं बता देता हूं. थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान देना. तो आएगा √34 into 10 34 2 10 34/5. ये आएगी आपके पास AD की लेंथ. पता चल गया ना क्या करना है. लैम्डा आ गया, लैम्डा को यहां पुट करना, इससे D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, AD की लेंथ आ जाएगी, AD की लेंथ आ जाएगी, AD की लेंथ को यहां यूज करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. वो आ जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2√34/5. 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, अल्टीमेटली √34. मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान देना. इस क्वेश्चन में आपने सीखा क्या है वो फोकस करिए. इसमें आपने सीखा क्या है कि आपका पेशेंस बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए. आपको जब ये लैम्डा निकल के आया हमारे पास 17/25 तो हम घबरा गए होंगे. देखिए मैंने इसलिए निकाला क्योंकि टाइम कम है, बट मैं पॉइंट बोल रहा हूँ 17/25 आना कोई खतरनाक चीज नहीं है. बहुत ही ऑड सा गंदा सा नंबर आया है, लेकिन आपको वो रख करके D निकाल करके AD निकाल करके ही इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. करेक्ट है? तो आपका आंसर आएगा √34. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो ये मैंने आपको एक स्टेट लाइन का एग्जांपल दिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ले लो 1 0 -3 फ्रॉम प्लेन P1। इक्वेशन ले लो x minus y minus z equals to 9, measured parallel to the line L1, x minus 2 by 2 is equals to y plus 2 by 3 is equals to z minus 6 by minus 6। एक सिंपल सा ठीक क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कहा है आइए देखते रहेंगे। उसने बोला एक प्लेन है, एक पॉइंट है, प्लेन का पॉइंट से डिस्टेंस बताओ। तो भाई आप बोल देते सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते, लेकिन उसने ये नहीं मांगा है। उसने मांगा है कि डिस्टेंस बताओ इस लाइन के अलोंग। किसके अलोंग? इस लाइन के अलोंग। ये जो लाइन दे रखी है आपको, इस लाइन के अलोंग measured parallel to the line L1, measured parallel to the line L1। तो ये लाइन L1 थी, ये प्लेन P1 था, और ये वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस हमसे मेजर करने के लिए कह रहा है वो। करेक्ट है। लेट अस अज्यूम मैं इसको B बोल देता हूं, तो हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है वो कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है? AB। करेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मैं बता दे रहा हूं, कर लेना। फिर एक डिस्टेंस ये बोलोगे कि एक का लाइन से डिस्टेंस बताओ मेजर पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है। फंडा क्या होता है? बहुत सिंपल। क्या मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट पता है? बिल्कुल पता है। क्या मेरे पास L1 के डिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है। तो क्या मैं AB लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं पैरेलल टू L1? करेक्ट है। तो मैंने AB लाइन की इक्वेशन लिख दी, तो लाइन AB की इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट हमें पता है, दैट विल बी 1 0 -3, डिस्टेंस हमें पता है 2 3 -6, यानी लाइन AB इक्वेशन हो गई x minus 1 by 2 is equals to y minus 0 by 3 is equals to z plus 3 by minus 6। शानदार बात, इक्वल्स टू लैम्डा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि लाइन की हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। क्या इस लाइन की इक्वेशन में आप मुझे B के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 plus 2 lambda, 3 lambda, minus 3 minus 6 lambda। शानदार बात। क्या B आ गया? अरे B आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी नॉन कौन बैठा हुआ है इसके अंदर? लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए ध्यान से देखिए, B किस पे बैठेगा? B प्लेन P1 पे बैठा हुआ है। B को प्लेन P1 पे सेटिस्फाई करा दो, यू विल गेट द रिलेशन 1 plus 2 lambda minus 3 lambda plus 3 plus 6 lambda equals to 9। 3 2 5 1 6 3 2 5 5 lambda, 3 और 1 4 9 4 5, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ गया। क्या लैम्डा 1 आ गया? बिल्कुल आ गया। लैम्डा 1 आ गया तो क्या B के कोऑर्डिनेट आ गए? बिल्कुल आ गए। तो B के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास 3 minus 9। क्या B पता है? क्या A पता है? क्या हम AB की लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 4 plus 9 plus 36 कितना है ये? 49। अल्टीमेटली आंसर 7। कितना डिस्टेंस आएगा कैलकुलेट करके? 7। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जेई में ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। इफ लाइन L1 x minus 2 by 3 y plus 1 by 2 x minus 2 by 3 y plus 1 by 2 z minus 1 by minus 1 intersect P1 2x plus 3y minus z plus 13 is equals to 0 at P and plane P2 3x plus y plus 4z is equals to 16 at Q। तो दो प्लेन दे रखे हैं आपको और एक लाइन दे रखी है। लाइन ने दो प्लेन को कट किया है P एंड Q पे। क्या कह रहा है वो आपसे? फाइंड PQ। PQ की लेंथ निकालनी है। ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही सिंपल सा फंडा।
क्या कह रहा है समझ लीजिए, एक लाइन है, उसने इस प्लेन को यहाँ पे काटा और इस प्लेन को यहाँ पे काटा, करेक्ट है। ये P पॉइंट आ रहा है, ये Q पॉइंट आ रहा है, ये आपकी लाइन थी, ये P1 प्लेन था, ये P2 प्लेन था, PQ की लेंथ निकालो। तो भाई P और Q आ गया तो लेंथ आ जाएगी। वेरी शानदार, सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने मान लिया लेट P ऑन लाइन है तो कोऑर्डिनेट लिख दो, तो 2 + 3 लैम्डा, 2 लैम्डा -1, 1 - लैम्डा ऑन P1। बहुत शॉर्ट में देखिएगा फटाफट, ऑन P1 तो P1 को सेटिस्फाई करेगा, P1 को सेटिस्फाई करा तो 4 + 6 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा -3 और -1 + लैम्डा इक्वल्स टू 13। मैंने 2 बार इक्वल लिख रखा है, एक बार इक्वेशन चेक कर लेना माइनस ना हो। यहाँ पे +13 है, ठीक है, +13, तो +13 इक्वल्स टू 0। लीजिए भाई 6 6 12 और 1 13 लैम्डा, 3 और 1 4, ये कटा इक्वल्स टू -13। लीजिए हमारा लैम्डा आ गया, कितना आ गया -1। लैम्डा आ गया तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे -1 -3 2। सिमिलरली जैसे मैंने P पे वर्कआउट किया सेम Q पे वर्कआउट कर देते हैं। सिमिलरली अब Q पे वर्कआउट करने के लिए Q के कोऑर्डिनेट मान लिए, अब की बार मान लिए R के टर्म्स में, तो 2 + 3R 2R - 1 and 1 - R on P2। सेटिस्फाई करा दो P2 पे, तो 6 + 9R + 2R - 1 + 4 - 4R इक्वल्स टू 16। चेक कर लेना भाई, इक्वल्स टू 16 ही है ना, इक्वल्स टू 16 ही है। तो यहां से सिंप्लीफाई किया, 9 2 11 में से 4 गए तो 7R, करेक्ट है। यहां से 6 5 4 9, 16 में से 9 गए 7, तो अगेन R = भी 1 आ गया, R 1 आ गया तो मेरे Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गए, पुट कर लो। R1 आया है तो 5 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। P पता है, Q पता है, PQ का डिस्टेंस लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कर लेंगे। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन था, सिंपल सा फास्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। योर आंसर शुड बी कम आउट टू बी 2√14। 2√14 क्लियर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी जेईई मेंस का बहुत सिंपल क्वेश्चन। फाइंड perpendicular distance, find perpendicular distance from origin to the plane containing L1, that is x + 2/3, y - 2/5, z + 5/7 and L2 x - 1/1, y - 4/4, z + 4/7। तो क्या कहा उसने आपसे बोला है कि एक प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ जो इन दोनों लाइनों कंटेन कर रहा है। तो बेसिकली बेटा आपको वो प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो दोनों लाइनों कंटेन करे। आइए फटाफट तेजी से दोनों लाइनों को कंटेन करे, 2 2 5 1 4 5, यानी कि एक लाइन L1 थी, इसका पॉइंट A पता है, इसके ds V1 पता है। एक पॉइंट लाइन B L2 थी, उसके B पता है, उसका ds पता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन निकाल दिया जो आ जाएगा V1 क्रॉस V2 से। V1 क्रॉस V2 यानी कि अल्टीमेटली आपके पास आया I J K 3 5 7। सबसे पहले हम ये सोचा करें क्वेश्चन करते वक्त कि हमें करना क्या है, तो हमें इसका नॉर्मल मिल जाए और एक कोई पॉइंट मिल जाए ऑलरेडी दे रखा हो, सिर्फ इनकी इक्वेशन आ जाएगी। तो 3 5 7 1 4 7, करेक्ट है। 3 5 7 और 1 4 7 से यहां से इसके ds निकालेंगे तो 12। कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल सी चीजें, तो मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। तो इसके ds सॉल्व करके आपके पास आएंगे 1 - 2 1 1 - 2 और 1, और पॉइंट आपके पास दे रखा है तो अपन ने प्लेन की इक्वेशन लिख दी। प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 1 × x - 2 + 2 हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ y -2
प्लस 1 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। यहां से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी कम आउट टू बी x माइनस 2y प्लस z, यहां से प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 5, तो 4 2 6 5 6 5 11 इक्वल्स टू 0। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 11 बाई रूट 6। ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं 3D में, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत ज्यादा सोचें, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होता है, इसलिए एक चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब मैं लाइन से जेईई मेंस से क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing straight line L1 x by 2 is equals to y by 3 is equals to z by 4. X by 2 is equals to y by 3 is equals to z by 4 and perpendicular to plane containing L2 x by 3 y by 4 z by 2 and L3 x by 4 plus y upon y by 2, x by 4 is equals to y by 2 is equals to z by 3। भाई बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान दें केयरफुली। उसने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ, एक ऐसा प्लेन चाहिए मुझे जो एक लाइन को कंटेन करे, इस लाइन को कंटेन करे, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर जो दो लाइनों को कंटेन करे। मतलब ये पिक्चर है, करेक्ट है। ऐसे सोचो, मेरे इस वाले हाथ पे दो लाइनें हैं जो ऐसे ऐसे कंटेन कर रही हैं, कुछ भी ओरिजिन से पास कर रही हैं, दिख रही हैं, दोनों लाइनें पास कर रही हैं ओरिजिन से। तो ये, और मुझे इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन को कंटेन करे। इस लाइन को कंटेन करे मतलब इस पे भी ओरिजिन बैठा हुआ है, तो ओरिजिन तो तीनों जगह पे बैठा हुआ है। कटा मतलब ये लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ये लाइन ऐसे आ रही होगी, कुछ नहीं पिक्चर होगी। तो अगर मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, मेरा काम खत्म। बिल्कुल शानदार बात। तो आइए इसका नॉर्मल वेक्टर निकालते। कैसे निकलता है वो देखिए। जब आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों लाइनों के डीआर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा इस प्लेन का। दिख रहा है, ठीक। अब आपने इस नॉर्मल वेक्टर का इसके साथ क्रॉस लिया, तो जैसे ही आपने इस नॉर्मल वेक्टर का इसके साथ क्रॉस लिया, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, वैसे ही आपके पास ये वेक्टर निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल चला गया और एक वेक्टर, तो मुझे इन दोनों को क्रॉस करना है बेसिकली, ठीक। तो याद रखना, जो प्लेन हमें चाहिए, मैं फोटो नहीं बना रहा हूं इसकी क्योंकि जरूरत नहीं है फोटो बनाने की, तो जो प्लेन हमें चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन is nothing else, normal vector of the required plane is nothing else, पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो इन दोनों लाइनों की वजह से आएगा, मतलब v of L2 क्रॉस v of L3, और उसका क्रॉस ले लिया मैंने v of L1 से जो मेरे प्लेन पे बैठा हुआ था, ठीक। और जो पॉइंट चाहिए हमें प्लेन पे, वो पॉइंट ऑलरेडी बैठा हुआ है, क्या है, 0 0 0। तो भाई पॉइंट आ गया, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन आ गया, प्लेन की इक्वेशन आप लिख लेंगे, कर लेंगे। ओके, बहुत शानदार बात। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या आ रहा है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन सिंप्लीफाई करके आएगा, वो आएगा 1 2 1 1 माइनस 2 और 1। तो जो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस जेड इन प्लस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। भाई ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने, फील नहीं आई। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। एक प्लेन ये था, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये आया, करेक्ट है। अब एक लाइन इस प्लेन पे बैठी हुई है, करेक्ट है।
तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इस तरीके से सिचुएशन आ गई, तो ये नीचे चला गया। अब ये जो दो वेक्टर मेरे इस हाथ में होंगे, एक ये दिख रहा है थंब मेरा और एक ये बनेगा ऐसे। जब मैं इस प्लेन पे बैठे हुए दो वेक्टर को क्रॉस करूंगा तो इसका क्या जनरेट करेगा, वो नॉर्मल वेक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा कैलकुलेशन पार्ट करते चलिएगा, मेरे से जल्दी करिएगा, मैं तो सिर्फ आपके लिए कंप्लीट करवा रहा हूं। जहां पे कैलकुलेशन आएगी वो पार्ट अपन वर्कआउट नहीं करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। आइए तो 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड, ये आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, तो ये भी जेईई में ऐसा क्वेश्चन है बट हमें पता होना चाहिए। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस z-3/1 एंड L2 लाइन कौन सी है, तो L2 लाइन हमारे पास है x+3/-3 is equals to y+7/2 is equals to z-6/4। दो लाइंस हैं, कॉमन सेंस है, जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई तो 0 हो जाएगा, अगर लाइन पैरेलल हो गई तो कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस आएगा, और अगर लाइन स्क्यू होंगी तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जनरेट करेगा। तो भाई ये जो दो लाइनें दे रखी हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, स्क्यू लाइंस होंगी, और स्क्यू लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ A माइनस B डॉट P क्रॉस Q अपॉन मॉडुलस ऑफ P क्रॉस Q। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए आपको, काम का फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। A और B are the fixed points from which the lines are passing. P and Q are the direction vectors of the line L1 and L2। सब कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q का मतलब हो गया I J K 3 - 1 1 -3 2 4, करेक्ट है। सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमको चाहिए A माइनस B, A माइनस B आ जाएगा मतलब A माइनस B, तो A माइनस B 3 - 3 0 आ जाएगा, 8 - 7 सॉरी 3 - -3 6 आ जाएगा, 8 - -7 15 आ जाएगा, और 3 - 6 -3 आ जाएगा, करेक्ट है। ए भी आ गया, P क्रॉस Q आप निकाल लेंगे, P क्रॉस Q आपके पास निकल के आ जाएगा, P क्रॉस Q निकल के क्या आएगा, P क्रॉस Q निकल के आएगा -6 15 और 3 कैलकुलेट कर लीजिएगा, इन दोनों को उठाइएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपका निकल के आता है वो निकल के आता है 3√30। कितना आता है, 3√30, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, केयरफुली वर्कआउट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी जेईई में से क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ R 4YZ lies on line segment joining the points P (2, -3, 4) and Q 8, 0, 10. The distance of find, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। दो पॉइंट से पास के लाइन की इक्वेशन लिखनी है, कंपेयर करना है, लैम्डा से आर आएगा, आर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख दी। तो दो पॉइंट से पास के लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, तो मैंने लिख दिया x - 2/6 = y + 3
अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से मैंने आर के कोऑर्डिनेट लिख दिए, तो आर के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 2 + 6 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 6 लैम्डा प्लस 4, जिसको मैंने गिवन क्वांटिटी से कंपेयर किया 4 y और z से। तो यहां से मेरा लैम्डा निकल के आ गया, पहले वाले को पहले से कंपेयर कर दो तो लैम्डा आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 2 + 6 लैम्डा इक्वल टू 4 है, तो 2 लैम्डा 1/3 आ गया। अब लैम्डा 1/3 आ गया तो y और z आ गया, तो r के पूरे कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, कितना आ गया 4 आ जाएगा, लैम्डा 1/3 तो 1 - 3 - 2 आ जाएगा, लैम्डा 1/3 2 + 4 2 6 आ जाएगा। आर के कोऑर्डिनेट आ गए, ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना था, तो दिस इंप्लाइज OR दैट विल बी इक्वल टू √16 + 4 + 36, so that will be come out to be √56। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, टोटल लगभग 25 क्वेश्चन आसपास मैंने कवर किए हैं। जेईई मेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3D के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव नहीं आता है। अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। 3D के अंदर सबसे पहली चीज है कि आपको सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैंने जितने भी रिजल्ट्स 3D में यूज करे हैं, वो काफी रिजल्ट्स प्लेन के अंदर जितने भी रिजल्ट्स यूज किए वो सारे के सारे रिजल्ट ऑलमोस्ट काफी कुछ स्ट्रेट लाइन से मैच करते थे, जो 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं हम लोग। 2D के स्ट्रेट लाइन में 2 वेरिएबल होते हैं और 3D के प्लेन में 3 वेरिएबल होते हैं। सारी पिक्चर ऑलमोस्ट काफी रिजल्ट सिमिलर आते हैं, तो आपको वो रिजल्ट याद रखने हैं। 2D में याद होंगे, 3D में याद हो जाएंगे, आपके लिए एक एडवांटेज ये है। दूसरा, ये चैप्टर क्योंकि ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक वर्ड में बोल रहा हूं जिसमें भी लास्ट में TRY आता है, जैसे केमिस्ट्री, हिस्ट्री, करेक्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो जितने में भी TRY ट्री निकलता है ना लास्ट में, उन सबको रटना हमारी मजबूरी होती है और जरूरी होता है। तो आप पहली चीज ये ध्यान रखना कि सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, करेक्ट है। दूसरा, जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस के 3D के अब आप करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर के, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए इसको रिवाइज करने के बाद, क्योंकि हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, टाइम कम है हमारे पास और चीजें में बहुत कवर करनी है। तो आप अब आपका जो बेसिक टारगेट होगा, इन सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज करने के बाद अब आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए 41 ईयर और उनको वर्कआउट करिए और देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ये एक सिंपल चैप्टर था, अगर आपने ऑब्जर्व किया और आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन 3D का करेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर से किसी नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।